का लहू जाया जाता है, लिखो कि रूह की पुकार दबी न रह जाए, लिखो कि ये तारीख गुमनाम न रह जाए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रसिद्ध कवित्री, समाज सेविका, शिक्षाविद श्रीमती रेणु शाहनवाज हुसैन जी। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और सर्व भाषा ट्रस्ट, अशोक लव जी, मैडम केशव मोहन पांडे जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आज मुझे इस लॉकडाउन के पीरियड में, अब आज जब हम सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो इस समय हम अपनी साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारी एक एक लाइफ लाइन, जीवन दायिनी का काम कर बिल्कुल। रहा है। जो हमारा साहित्य है इस समय, केवल साहित्यकारों के लिए ही नहीं, बल्कि सुनने वालों के लिए भी, नवोदित कवियों लेखकों के लिए भी, सबके लिए साहित्य एक एक जीवन दायिनी का ही काम करता है और सदा से करता आया है, युगों युगों से करता आया है। तो मैं इस मंच को नमन करते हुए अपनी आपको दो पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। स्वागत है मैम। हुई है रात तो सुबह तय है, हुई है रात तो सुबह तय है, हर सितारे का अपना फलक तय है। सहरा में हवाएं गर्म हैं तो क्या, बूंद बन के बादल का बरसना तय है। बहुत ये खूब। आज के जो माहौल पे है, कि आज का जो माहौल है वो अमावस की तरह है। अमावस बिल्कुल। रुकी है, दहशत भरी है। अमावस रुकी है, दहशत भरी है गुलिस्तां में रातें, खिजा भी हरी है। मकानों की नींवें हिली है तो क्या, फूल खिलेंगे, बाहर का आना तय है। हुई है रात तो सुबह तय है, हर सितारे का अपना फलक तय है। शुक्रिया। बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत खूब। किस तरह आपने इस लॉकडाउन की परिस्थिति को अमावस से तुलना की है, वाकई जी में कभी इस पर विचार करेंगे तो उन्हें अनेक विषय वस्तु मिल जाएंगे। शायद इस प्रतिबिंब से ही वो बहुत कुछ लिख दें, कई कविताएं फूट पड़े। मैम, अक्सर मैंने कार्यक्रमों में देखा है कि आप सदैव दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, इसलिए आज आपकी साहित्यिक यात्रा पर मैं बात करना चाहूंगा। सर्व भाषा के दर्शकों को भी आप बताएं कि आपकी इस लेखन की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई थी। देखिए, लेखन लेखन की यात्रा तो अपने शौक पे होती है। यानी आप आपकी जो रुचि, जो सबसे ज्यादा रुचिकर चीजें होती हैं, वो आप बचपन से शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ बचपन से, यानी स्कूली दिनों से मैंने शुरू कर दिया था। और मैं हमेशा जब भी मुझसे ये सवाल होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछते भी हैं, तो मेरे सामने दो नाम आते हैं। एक नाम सबसे पहला, जब मैं 9वीं कक्षा में थी, अर्चना मिश्रा, अगर वो सुन रही हो, मैं सचमुच उनसे मिलना चाहती हूँ और उन्हें ढूंढती भी रहती हूँ। तो अर्चना मिश्रा थी जो जिन्होंने मुझे 4 तुकबंदी वाली पंक्तियां लिखने के लिए कहा था। और उस पे शर्त ये रखी थी कि अगर तुम नहीं लिखोगी तो मुझसे दोस्ती खत्म, दोस्ती टूट गई। तो वो मुझे इतनी प्रिय थी कि मैं उससे दोस्ती किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकती थी। तो इस तरह से लिखना शुरू हुआ, और वो रोज मुझे तुकबंदी के कुछ शब्द देती थी, और कि वो भी लिखती थी। और उस समय हम दोनों ही 9th क्लास में थे, तो हमें मालूम नहीं होता था हम क्या कर रहे हैं, या मुझे लगता था मैं तो बस दोस्ती के लिए कर रही हूँ। तो मैं अपना यूं लिखना मेरा जो है शुरू हो गया। और उसके बाद 12वीं में आते आते फिर मुकेश मानस मेरे भाई हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज में पढ़ाते हैं आज। तो वो भी उस समय छोटे थे, मतलब हम, वो मुझसे छोटे हैं, और तो हम लोग बस स्कूली बातों में एक दूसरे से पूछ लेते थे कि भाई आपने क्या लिखा। वो कहता था दीदी आपने क्या लिखा। तो हम इस तरह से एक दूसरे से शेयर करते थे, शुरुआत में वही होता था। और स्कूल में फिर जब मैं कविता प्रतियोगिता में या कि कोई भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती थी, तो अध्यापिकाएं होती थी, वो सब बताते थे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे, अब ये फिर ये आदत बन गई। आदत बनते बनते फिर बहुत लोग, और इसी तरह के, जैसे होता है ना कि जो हमारी रुचि के लोग हमारे साथ जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें जो लिखना बिल्कुल। पसंद होता है, तो हमारे साथ वही उसी रुचि के लोग होते हैं हमारे आसपास। तो इस तरह से वैसा ही एक दूसरे से वैसा ही वो परिस्थिति परिवेश वैसी बन गया। मिलती, परिवेश मिल जाता है। तो हम लोग फिर एक दूसरे से शेयर करते रहे। अध्यापिकाओं ने बहुत साथ दिया, और फिर उसके बाद पता लगा कि ये जो साहित्य के जो गुरु होते हैं वो अलग होते हैं, जो लेखन के गुरु होते हैं, तो वो गुरु भी, तो मैं मुकेश मानस को भी आज गुरु के रूप में भी देखती हूँ। भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और उसके बाद मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का नाम लेना चाहूंगी। वो इसलिए कि जब मैंने उन्हें एक बार अपनी कविताएं दिखाई थी,
तो उन्होंने कहा कि उसमें एक ही गजल थी, एक मेरी पहली किताब में, जब मैं पहली किताब के विमोचन के लिए उनसे आग्रह करने गई, निवेदन करने गई, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़ भी ली और कहा कि इसमें एक ही गजल है और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम गजल लिखा करो। तो उस वक्त उनकी बात को मैंने कहा, मैं और गजल, मतलब मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकूंगी। मुकेश मानस ने भी कहा था कि दीदी आप गीत लिखा कीजिए, गजल लिखा कीजिए, क्योंकि शायद आपकी लेखनी में ये चीजें ज्यादा आती हैं। तो खैर मैंने फिर भी मैं कविताएं ही लिखती रही। लेकिन अब इधर लॉकडाउन कह लीजिए, लॉकडाउन से कुछ समय पहले से ये एक चीज शुरू हो गई कि गजल पे ध्यान दिया जाने लगा। कुछ उर्दू की वोकैबुलरी इकट्ठी हो गई, क्योंकि शब्दकोश भी तो होना चाहिए। ऐसे हिंदी में भी बहुत गजलें लिखी जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा गजल का नाम सुनते ही उर्दू के शब्द दिमाग में आ जाते हैं कि नहीं, वो तो मुझे आते नहीं है, ऐसा सोचती थी मैं। तो फिर खैर वो शुरू हुआ। अब अब धीरे धीरे गजल लिखना आसान बात नहीं है, ये मैं पहले ही अपने सुनने वालों को बता दूं। कविता लिखना आसान है। कविता कैसे भी बैठ के, क्योंकि फ्रीलांस होती है, मुझे लगता है बिल्कुल वो फ्री वर्जन होता है, वो आप कैसे भी अपने विचार लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें आर्टिकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा तो आर्टिस्टिक आपको कुछ डालना पड़ेगा, थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है। लेकिन गजल जो है वो बिल्कुल व्याकरण पे चलती है, वो उसका मतलब उसका मीटर होता है। तो ये मतलब धीरे धीरे पता लगा सब कुछ, तो उसकी जो बारीकियां पता लगती हैं, तो हमें मालूम चलता है कि गजल बहुत मुश्किल चीज है, इतनी आसानी से आती नहीं है। तो खैर अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो आजकल मतलब यही काम चलता रहता है। तो इस तरह से लेखनी का जो आपने पूछा कैसे आरंभ हुआ, तो वो अब यहाँ तक ऐसे पहुंच गया। बताइए, एक ये इतनी है। प्रसिद्ध कवियत्री जिन्होंने कक्षा 9वीं में लिखना शुरू कर दिया था और आज तक लिख रही हैं, और वो कह रही हैं कि अभी तक सीखना जारी है। जी कार्यक्रम में मैं अर्चना मिश्रा जी को भी नमस्कार कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर वो इस कार्यक्रम को देख रही हैं तो वो जरूर आपसे संपर्क करें। और साथ ही काश। आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को भी नमस्कार करता हूँ। मेरी तो इच्छा है कि शायद वो इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अगर कार्यक्रम को देख रहे हो तो टिप्पणी अवश्य करें। एक आपने बात कही कि उस समय आपने चार पंक्तियां लिखी थी। अगर वो बचपन की चार पंक्तियां अगर कहीं हो, या बचपन की और कोई संस्मरण के तौर पर ही आपकी कोई रचना आपको याद आती हो, तो अगर हमसे साझा करते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। मैं तो बड़ी हाँ, मतलब उस समय वो चार पंक्तियां तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो रफ कॉपीज में लिखी जाती थी और ऐसे ही दिखा के फिर तो पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, मुझे अपनी पुरानी डायरी में कभी कभी याद आता है कि मैंने लिखा हो क ख ग की सीढ़ी चढ़ लो और ये वो समथिंग। तो ऐसा कुछ कुछ कभी कभी याद आता है। लेकिन फिर भी मैंने जो अपनी पहली जब किताब छपी, पानी प्यार, ये कविता संग्रह, इसको मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये है वो। पानी प्यार। हाँ, आप आपके पास भी मैंने भेजा हुआ है। तो ये उसमें चंद पंक्तियां कुछ ऐसी थी, बचपन पे जो मैंने लिखा। बचपन हमसे ऐसा रूठा, चला गया मुख मोड़ कर, उम्र की देहरी लांघ कर, सारे रिश्ते तोड़कर, अब याद करेंगे उसको, सारी यादें जोड़कर। ये उस समय लिखा गया था। तो फिर भी मैंने कलेक्शन, इसको इसको कलेक्शन में रखा है अपने, कि ये छोटी छोटी चीजें अब पढ़ते तो लगता है कि हाँ, उस समय लिखी गई थी, तो अच्छा लगता है। तो वैसे बचपन की छोटी चीजें जरूरी होंगी, लेकिन ये हर मनुष्य की आवाज होगी। हर मन यही जी कहता है। जी, कि बचपन सबका इसी तरह बचपन, से बिल्कुल चला जाता सबका है। बचपन बहुत जी। ही सुहाना है। अ, मैं पूछना चाहूंगा कि प्रारंभ में आप किस तरह की कविताएं लिखती थी, आपकी रचनाएं किस प्रकार की होती थी, और उस समय आपके सामने जब आपने शुरू शुरू में लिखना शुरू किया था, प्रारंभ किया था, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने होती थी। देखिए, शुरू शुरू में तो जब इंसान लिखना शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति जब लिखता है, तो पहले अपने मन के जो भाव होते हैं, जो भी उद्गार होते हैं, वो कैसे भी हो, और उनसे रिलेटेड उनका संबंध आसपास के परिवेश से होता है, जो उनके ऊपर उस समय जो परिस्थितियां चल रही होती हैं। शुरुआती दौर तो ऐसा ही होता है कि शुरू में यूं ही लिखा जाता है। उसके बाद आप देखने लगते हैं। तो मैं अभी अब जब पुराने पन्ने पलटती हूँ, तो मुझे वही लगता है कि उस समय मुझे लगता है मैंने दंगों पे भी लिखा। उस समय मैंने औरतों पे, उसी समय मैंने नारी पे भी लिखना शुरू कर दिया था, कि औरत का हम्म। जीवन क्या होता है, या जो महसूस होता था। तो जैसे मैंने एक छोटी सी एक चंद पंक्तियां मैं सुना देती हूँ उस समय की। अरे वाह, स्वागत दहशत, है। मुझे लगता है कि उस समय शायद मैं कुछ माहौल ऐसा रहा होगा।
देश का, तो शायद ये लिखा गया, इसका शीर्षक है दहशत। फूल खिल रहा था बहुत धूप में भी, फूल खिला रहा बहुत बारिश में भी, फूल नहीं टूटा तेज हवाओं से भी। एक दिन बारूद जैसी गंध फैल गई, उसकी जड़ों में पानी जैसा खून बट गया। फूल शर्मा गया, फूल मुरझा गया, पंखुड़ी दर पंखुड़ी बिखर गया। बहुत खूब। तो ये अगर एक हम आपकी इस कविता में अगर फूल को अगर इंसानों से जोड़ लें और इस कविता को पढ़कर अगर कुछ सीखें ये तो कितना अच्छा हो जाएगा, मतलब ये जग कितना सुंदर हो जाएगा, ऐसा जी कहते हैं। और जैसे कि शुरू में ही अगर उस समय की परिस्थितियों को मैं देखूं तो आपने बताया कि जैसे कि आपने परिस्थिति के अनुसार ऐसी परिस्थितियां थी कि आपने इस तरह की कविताएं चुनी। इसके जी। अलावा भी आप किस तरह के विषय वस्तु पर लिखना अधिक पसंद करती हैं, अगर मैं अब की अ, बात करूं तो? अब की बात एक अब तो देखिए, इस टाइम को तो कहते हैं लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना काल है ये, मेरे ख्याल से ये जो काल आया हुआ है इस टाइम, लोग कहते हैं और हम भी मानते हैं ऐसे कि कलयुग है, ये कलयुग की निशानी है जो आज हम देख रहे हैं कि इतनी भयंकर बीमारी आ गई है, इतनी भयंकर कि अपना अपनों से दूर हो जाए, यानी एक कैंसर तक की बीमारी में अगर किसी को होता है तो लोग आ जाते हैं, सेवा करते हैं, अपने अपनों से बहुत ज्यादा स्नेह हो जाता है कि भाई इनको अच्छी तरह से इनकी देखभाल की जाए। लेकिन ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को पता चल जाए तो पहले अपने ही दूर भाग जाते हैं, और मतलब क्या करें, वो फैल जाता है इसलिए भागना ही पड़ता है। मतलब कितनी ये विडंबना है कि हम चाहते हुए भी, जो अभी दृश्य हमने चाइना के देखे और इटली फ्रांस के देखे, कि चाहते हुए भी हम अपनों की मदद नहीं कर सकते। एक कभी बच्चे की तस्वीरें दिखा रहे थे कि बच्ची रो रही है, माँ उधर है और वो उसको देख भी नहीं पा रही। मतलब ये क्या, ये कलयुग ही तो है, ये जो काल आया हुआ है ये बहुत बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द वाला है मेरे ख्याल से। कलयुग इसी को कहते हैं या कयामत इसी को कहते हैं, मुझे तो ये लगता है। तो ये अब अभी तो ये काल है, तो अ, क्या कहें इस काल के बारे में। इस दौरान आपने कोई कविता लिखी हो, जी, अगर मैंने वो इस हमारे दौरान दर्शकों को सुनने को मिले? बिल्कुल बिल्कुल लिखी है, क्योंकि दो चार कविताएं तो मैंने लॉकडाउन पे ही लिख दी हैं। मतलब उनका जो शीर्षक मैंने दिया है वो लॉकडाउन का ही दिया है, तो वो मैं आपसे साझा कर देती हूँ कि एक तो एक बार साझा करें। आ, जी, एक मेरी एक सहेली है अंजू, उसकी माँ की मृत्यु अभी हुई है लॉकडाउन के पीरियड में, और वो ओहो। रहती है आगरा में, और वो अभी अपनी माँ तक को देख नहीं पाई। वो वीडियो से उसको दिखाया गया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, भाई ने दिखाई। आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो बड़ी बहन है अपने घर में, और वो आकर के देख तक नहीं पाई। अ, और मैं, चूंकि मैं भी उसकी माँ से उतनी जुड़ी हुई हूँ, बचपन की सहेली है, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि देखिए ऐसा टाइम आ गया कि तुम अपनी माँ की अंत्येष्टि में भी नहीं आ पाई। तो उस समय ये लिखा गया, लॉकडाउन में मौत। चलो ओह। एक कहानी और खत्म हुई, क्योंकि बहुत इस तरह के हो रही है मौत। चलो एक कहानी और खत्म हुई, अंजू की माँ की कहानी। पहले से खत्म थी जो कहानी, वो आज फिर से खत्म हुई। एक आग में जली वो ताउम्र, उसी जलती आग को आज अंतिम आग में दिया गया। दिल उसका युगों से छलनी था। ये उसकी माँ की कुछ हमारी वो है कि बचपन से देखा है तो किस तरह एक औरत ने बहुत दुखदाई जीवन उन्होंने जिया था, तो उसका जिक्र भी मैंने कर दिया है। दिल उसका उनका युगों से छलनी था, उनके जख्म छाले बनकर उभर आए थे। ठंडे पड़ गए जख्म, बेडसोर हो गए थे, आज वो सो गई सुकून से। वो दीवानी थी या संत, पता नहीं। न गर्मी न सर्दी का एहसास था उन्हें, न भूख न प्यास। बारिश की बौछारों का मजा लेती थी, छत पर भीग कर नहाती थी। नंगे पांव गलियों में घूमती, कभी खिलखिला के हंसती थी, कभी गुमसुम अदृश्य की ओर देखती रहती थी। रंग पोशाक आभूषणों से तो ऊपर उठ चुकी थी, आज दुनिया से ही उठ चुकी। वो माँ थी पर माँ नहीं भी थी, पत्नी थी पर नहीं भी थी। उनकी बेटी आज अपनी उनकी बेटी ने आज अपनी बेटी खो दी माँ के रूप में।
बेटा बहू ने बीमार का हाल तो बहुत पूछा, मगर वो दीवानी चल पड़ी अकेली। कोई ना आ सका इस लॉकडाउन में उनके संस्कार में। पोता ढूंढ रहा है उस दीवानी को। बेटी गरुड़ पुराण सुन रही है। वीडियो तकनीकी के मार्फत सब रो रहे हैं, मगर दर्द के तार जुड़े हैं बिना किसी तकनीक के। अंजू की माँ एक तारा बन गई है। सही है। तो ये उनके लिए मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा था कुछ, तो वो साझा कर दिया कार्यक्रम की तरफ से आपसे। मैं भी संवेदना प्रकट करता हूँ। और वाकई में ये जो महामारी का दौर है, इसमें व्यक्ति एक अलग ही स्थिति में है। कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इमोशनल रहें। उसमें कोई डिस्टेंस ना हो, हमारे इमोशंस में कोई डिस्टेंस ना हो, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और बिल्कुल। परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जा रही हैं कि हम चाह कर भी ऐसे स्थिति में हो रहे हैं कि हम अपनों तक से नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी करुणा और दुखदाई परिस्थितियां हैं। खैर, जी। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यदि आपके भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम में हम उसे शामिल करेंगे। मैम, मुझे यात्राएं बहुत पसंद है। जी। आप यात्राएं कितना मुझे भी करती हैं? ओह मुझे भी वाह! यात्राएं बहुत पसंद है। जानकर अच्छा लगा। जब आप किसी शहर की यात्रा करती हैं, जी। तो एक लेखक के तौर पे आप उस शहर को कैसे देखती हैं, उस पर्यटन स्थल को, या वो ऐतिहासिक इस जगह हो उसको, एक लेखक की नजर से? देखिए देखिए, यात्राएं बहुत करने का सौभाग्य ऐसे प्राप्त हुआ कि पिताजी एयरफोर्स में थे। तो बचपन से हम लोग की यात्रा एक तो वैसे रही, एयरफोर्स स्टेशंस में रुकने को मिलता था। तो हम लोग हैदराबाद, बैंगलोर, आसाम, गुजरात में जामनगर, चंडीगढ़, इस तरह कई स्थानों पे हम घूमते रहे। उसके बाद जब शादी हुई तो पतिदेव ने काफी घुमाया, क्योंकि उनके साथ फिर उनके साथ घूमना पड़ता था। तब तो देश विदेश की यात्रा हो गई, विदेश भी बहुत गई। और देश के भी कई भागों में मैं घूमती रही। कभी आगरा ताजमहल देखा, तो कभी उदयपुर जयपुर का पूरे दर्शन किए। तो बहुत जगह देख ली। हाँ, लेकिन आपने ये पूछा कि आपको उस समय बहुत पहले से तो साहित्यिक यात्रा मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब जो मैंने इधर कुछ शुरू शुरू किया कुछ सालों से, कि मैं जहाँ जी। यात्रा करती हूँ वहां के बारे में पता नहीं कभी मन अपने आप ही कुछ लिखने को कर जाता है। एक तो उसका उसकी वजह ये भी है कि प्रकृति से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा। मतलब अद्भुत। मेरी बहुत सारी कविताएं प्रकृति परक ही हैं। और प्रकृति में मानवीयकरण भी हो जाता है। तो प्रकृति से बहुत ज्यादा मैं जुड़ी हुई हूँ। मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी पहाड़ पे गई या समुद्र के किनारे गई, तो बस अपने आप कविता अनायास ही निकलने लगती है मन से, और वो वहीं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो होता ये था कि मैं कहीं जाती थी तो व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स पूछ लेते थे कि कहाँ हैं आप, तो मैं बताती थी कुछ पंक्तियां, मैं तो यहाँ हूँ। तो वहां की कुछ पंक्तियां जब भेजनी शुरू की, तो मैं वहां लिख देती थी ऊपर कि मुंबई से, कि मैं मुंबई में हूँ और ओह। मुंबई से ये लिखा, या आगरा से, या मैं वहां उदयपुर से, ऐसे करके। तो उसके बाद से क्या होता था कि मुकेश मानस मुझसे संपर्क में रहते थे हमेशा, तो कहते थे ओ तो दीदी अब वहां पहुंच गई, तो अब वहां से कविता आएगी। मतलब तो कहती है आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि रिपोर्टिंग होती है, वहां से चंडीगढ़ से ये कविता, वहां से ये कविता, तो एक रिपोर्टर जैसे करता है ना। तो मुझे लेखक भी, एक। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है। तो इस तरह कई कविताएं लिखी गई। बहुत मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका भी एक अलग संकलन तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो काफी सारी अब वो हो रही हैं, संकलन कर रही हूँ अभी मैं, काफी जो पिछली हैं वो भी सबको जमा करके। तो आपकी यात्रा पर कविताओं पर, और जैसे आप जिस शहर में गई हैं वहां पर जो आपने लिखा हुआ है, इस पर मैं आपको प्रकृति का संवाददाता कह सकता हूँ। कि जिस शहर में शुक्रिया। पहुंची है, ये अच्छा अच्छा वहां है। से वहां से आप वो बात पहुंचा रही हैं। मैं ये कार्यक्रम में ये भी चाहूंगा कि अगर यात्रा पर कोई कविताएं अगर आपके पास हों, तो आप बिल्कुल। मतलब दर्शकों तक सुनाती। आप यात्रा पर कोई दर्शक, कविता कह रहे हैं, मुझे मुझे सबसे ज्यादा मैं तो चाहूंगा पसंदीदा कि। जो कविताएं होती है ना, मेरी यात्रा परक होती है। मुझे खुद खुद को भी बहुत अच्छी लग रही होती है, आहा। क्योंकि क्या मुझ होता है कि इतिहास, एक तो इतिहास में भी रुचि है मुझे। मतलब अपने देश का इतिहास वैसे भी बड़ा गौरवमयी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पता नहीं कौन से पिछले
सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, ये जानने की कोशिश, वहाँ की एक कहानी है, एक कथा है, वो बहुत, मुझे उससे बहुत लगाव है अपने भारत से। तो भारत ही से नहीं, और देशों का भी इतिहास से बहुत लगाव है मुझे। तो उसपे एक तो अब मेरे पास तो चॉइस बहुत सारी है, आप चुन लीजिए। एक मैंने लिखी थी खजुराहो पे, खजुराहो के जो मंदिर हैं उन पर भी मैंने लिखी ली 3-4 कविताएं। और एक कश्मीर जब मैं गई थी तो सोनमर्ग पे लिखी, डल झील है उस पे लिखी। तो आप बताइए क्या प्रस्तुत करूं? मैं तो प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। हम मेरे पास तो हमें इटली निरंतर, और लंदन की भी कविताएं हैं। मैं बाकी देख आप पा रहा हूँ कि हमें निरंतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। जी लोग सुनना चाह मैं रहे हैं, भी लोग देख बार रही हूँ, बार मेरी फ्रेंड्स भी कर रही हैं, निवेदन और कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। कि तो मैं आप कुछ ऐसा करती हूँ कि सुनाते हैं। मैं एक तो, मैं फिर दो सुनाऊंगी। एक तो हाँ, मैं दो, डल बिल्कुल झील बिल्कुल। पे सुनाना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शेयर होनी चाहिए, इसलिए। वैसे मैं दास्ताने यहाँ डल। पर, हाँ। मैं जी आपको जी। अपनी बात बता दूं कि मैं खुद चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कविताएं इस मंच पर सुनाएं। बस जी संकोचवश कार्यक्रम की अवधि के कारण मैं कह नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, एक कविता होने के बाद से मैं निवेदन जरूर करता कि आप दूसरी सुनाएं। जी मतलब आपने हमारी धन्यवाद। मन की सुन ली। जी। अच्छा, एक ये मैंने स्वागत है। इसका शीर्षक है दास्ताने डल। यानी जब मैं कश्मीर गई, काफी पहले गई थी, तो उस वक्त लिखा गया था। डल को देख के, जो वहां का जो था, ये डल थी क्या, ठंडे पहाड़ों से घिरी, अपनी चादर पे शिकारे बिछाए, हाउस बोटों में जिंदगियां पालती, कहवे के जायके के साथ, कांगड़ी के धुएं को हाथों में लिए, अपने अक्स में उगते ढलते सुबह और शाम लिए, जमी पे जन्नत को रूबरू करती। ये डल ही थी ना, चनारों से घिरी, गर्म शॉलों और फिरनों में, नावों पर फल सब्जियां बेचते, खिंचे चेहरे लिए, पश्मीना भेड़ों के पीछे, कभी सूरज को पहाड़ पे ढूंढते, कमल ककड़ी सी, आधी डूबी आधी जीती, बर्फीली दोपहरी और रातें लिए। ये डल ही थी ना, कश्मीरी मेलों से घिरी, रंग बिरंगे देसी परदेसियों से भरी, भीने भीने गीतों और संतूर के संगीत से सजती, बादामों अखरोटों के पेयों से महकती, कल्हड़ की राज तरंगिणी और मम्मट के काव्य उतारती। ये डल ही थी ना। ये क्या हुआ है डल को, कि सफेद बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं लाल अब, और डल के किनारों पे शिकारे दम तोड़ रहे हैं, और उनमें बिखरी बिलखती जिंदगियों के साथ रहता है खौफ। अब गश्त कर रहे हैं बूट और पुलिस गाड़ियों की आवाजें, गोलियों की गूंज से दहल जाती है वादी। क्या हो गया है मेरे कश्मीर के नगीने को? ये कश्मीर के नगीना डल को कश्मीर का नगीना भी कहते हैं। मैं क्या बात हो है। गया है मेरे कश्मीर के नगीने को, इसकी चमक धीमी पड़ गई है। ये किस आंच में दम तोड़ने को है, ये किसकी नजर खाए जा रही है इसे। आज मेरे कश्मीर का मुख सूख गया है, हिमालय उदास हताश निराश आंखों से देख रहा है अपनी हसीन जवान केसर से सुर्ख गालों वाली डल बिटिया को, खोकर अपनी इस्मत छुप ही रहती है वो अब। ये डल ही थी ना। तो ये उस समय जो बहुत मन में था, काफी पहले है। अब तो मतलब डल आजाद है, खुश है, लेकिन काफी उसने बहुत दर्द भी झेला है। तो ये उस पर लिखा गया कुछ ऐसा। आपने अभी बताया कि आपको इतिहास से बहुत ही प्रेम है। और जब अभी मैंने आपकी इस डल कविता को सुनी, डल झील पर लिखी हुई इस कविता को, और इसमें जो आपने जिन चीजों को उदाहरण और बिंब के तौर पे प्रस्तुत किया है, राज तरंगिणी, कलहण इत्यादि, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम आपकी कविताओं के साथ साथ हम एक इतिहास की यात्रा करेंगे। और इतिहास जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे या अंदर और देखते जाएंगे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इतिहास हम जितना जानेंगे कहीं ना कहीं वो हमें अपनी संस्कृति तक ही ले जाती है। जी तो इस बिल्कुल यात्रा बिल्कुल। पर कविताओं की श्रृंखला में कोई और एक कविता जी प्रस्तुत करें। मेरे पास बहुत सारे वो भी आ रहे हैं। खजुराहो वाली कविता सुनाइए जिन लोगों ने सुन ओहो, रखी है। मैं भी देख और पा रहा हूँ कि हाँ, और उषा गोलाने जो खजुराहो मेरे साथ गई थी, मेरी सहेली, उन्होंने भी अभी जिक्र किया कि प्लीज, आप निवेदन किया है कि आप ये वाली जरूर सुनाइएगा, क्योंकि वो सुन चुकी हैं। वहां पे अखबारों में भी आई थी ये कविता, तो मैं बिल्कुल उसको भी। साक्षी शर्मा जी लिख रही हैं जी खुजराहो जी। वाली कविता, सनी जी और लिख रहे हैं, राकेश जी लिख रहे हैं।
हाँ कई अभी लोगों वो ने लिखा हुआ है, संदीप जी जी ने लिखा वो हुआ है। है। हाँ, और कंचन वर्मा भी आई थी। तो ये सब लोग मेरी कविताएं पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ये कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इन सबको फिर मैं पारुल जी, शुक्रिया। मैं इन सबको फिर आराम से बैठ के सबको जवाब दूंगी, सबके ये पढ़ के कमेंट्स, क्योंकि अभी मेरे ख्याल हम सुना दें तो ज्यादा सही रहेगा, और बीच बिल्कुल, बीच अब में। मैं चाहूंगा, मैं खुद प्रतीक्षारत हो रहा हूँ इतने लोगों जी की फरमाइश पर। मुझे खुद लग रहा है, मैं जी खुद बेताब हूँ कि मैं इस कविता को सुनूं। जी। स्वागत है। तो ये खजुराहो पे मैंने 3 कविताएं लिखी थी। एक थी हेमावती, वहां की जो अच्छा। कैरेक्टर है एक हेमावती। एक लिखी थी चंदेला, वो भी एक कैरेक्टर है। चंदेला। और एक लिखी थी खजुराहो में टपरा, टपरा टॉकीज। वहां तपरा। पे टपरा टॉकीज चलती है। तो ये वहां का, एक तो वहां का इतिहास भी बता रहा है, प्लस वहां पे अभी जो चल रहा है वो भी इन कविताओं से आपको पता चल जाएगा। तो मैं चंदेला पढ़ देती हूँ यहाँ पे, और बाकी कविताएं मैं आपको जरूर भेज दूंगी। स्वागत आपकी सर्व भाषा ट्रस्ट उसको प्रेषित करे। है। खजुराहों के मंदिरों में जिंदगी के चारों पायदानों, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर से चढ़ते, कंदराओं से गुजरते पहुंच ही जाती है एक किरण गर्भगृह तक, बहुत जहां खूब। 108 किरदार, एक तरफ सफेद बर्फ का बुत मोक्ष दिलाता, दूसरी तरफ सियाह बुत विघ्नहरता, मुश्किलें फना करता है। ये वहां शिवजी की 108 जो है ना, वो मूर्तियां हैं। मूर्तियां हैं। शिवलिंग 108 हैं पूरे। तो ये उनको दर्शा रहा है। जिंदगी में लौट आने और जिंदगी से दूर जाने के फलसफों से लैस कश्मकश में डूबे संग तराश सोचते होंगे, चंद्रवर्मन के यज्ञों से हेमावती तुम भेद भी पाई, सवालों की जद्दोजहद। ये वहां के लोग पहचानते होंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है वहां पे, हेमावती और चंद्रवर्मन की। चंद्रवर्मन की कहानी। चंद्रवर्मन उसी से ये उनकी कहानी चल रही है। तो क्या ऐसा हो पाया इन मंत्रियों से? 17 वेदियों और हवन कुंडों में करके खाके मोहब्बत अपनी, क्या बेदाग निकल पाई धुएं और धुंध से हेमावती? केन दरिया के किनारे, वहां केन नदी बहती है, केन दरिया के किनारे कालिंजर के खोहों में पनाह लेकर कहां तक बचा पाई होगी तुम अपनी आखरत? जो हेमावती जो ने शरण ली थी कालिंजर के की गुफाओं में। हर रात मरती और हर सुबह जीती होगी, पत्थरों से टूटती और जुड़ती होगी, और माँ के मुस्तकबिल को पोंछता, उसके दामन की सफों को करीना ए हाल करता, जीने की हर कड़ी पर हाथ थामता रहा होगा चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन उनका बेटा है। बहुत पत्थरों के खूब। ऊपर बने बुत, पत्थरों के नीचे बिछे बुत, पत्थरों की दीवारों से चिपके बुत, इश्क के रंगों मशगूल नाचते सौदागर बुत, बोलते और खामोश बुत, मुस्कुराते खिलखिलाते कहीं यलगार करते बुत। इस तरह पूरे मैंने बुतों का वो वर्णन किया है। और हम्म। आगे मैं बढ़ जाती हूँ। पत्थर दर पत्थर अजो हैं हेमा की अस्मिता, और वजूद है ये बुत, जिंदा रखता है चंद्रवर्मन हेमा को। वहां पे हेमा को जिंदा किया हुआ है। इन संग ए मरकसों में दफन किया है चांद को, वो अहिल्या खजुराहो की है। दिखा के आईना अर्श को मुस्कुरा रही है वो किसी बुत में शायद, जक़ात करती है यानी दान करती है, जक़ात करती है चांद टुकड़ों में अब, और तकसीम कर रही है चांदनी, और चंद्रवर्मन कहलाता है अब वहां चंदेला। उसका क्या नाम अब बात है, चंदेला बहुत है। खूब। बहुत वो खूब। अपनी माँ अगर को मतलब उस पाप से निकालना चाहता था, शायद ये शायद ये कुछ लॉकडाउन, कहानी थी। बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये लॉकडाउन का समय नहीं होता और किसी सभा में अगर हम इस कविता को सुन रहे होते, तो पूरी सभा तालियों से गूंज उठती। जिन लोगों धन्यवाद। ने भी इस कविता को सुना और जो सुनने वाले हैं, उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप खजुराहो की यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे पहले ये कविता जरूर सुने। ये कविता अपने आप में एक यात्रा है। तीनों कविताएं दे उस दूंगी। और जब मैंने उस वहां सुनाया तो वो लोग भी बोले कि कह रहे हैं कि आपने पूरा वर्णन इसमें किया है, मतलब अच्छा लगा, उनको पूरी ठीक तरह लगा। से मुझे यहाँ बैठे बैठे पता चल गया कि वहाँ खजुराहो में 108 शिवलिंग हैं, 17 वेदियां हैं। तो निश्चित तौर पे अगर तीनों कविताएं अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ ही पता चलेगा। और सिर्फ जी ये कहने की नहीं है, मैं बार बार आपकी कविताएं जब सुन रहा हूँ तो उसमें निश्चित तौर पे मैं इतिहास को देख पा रहा हूँ, उस संस्कृति को देख पा रहा हूँ जिसको आपने वर्णन किया हुआ है।
आपने कहा कि आप प्रकृतिवादी हैं, तो मैंने कहा कि आप जी प्रकृति की संवाददाता अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। और निश्चित तौर पे आपने उस प्रकृति के चित्रण को बहुत ही अच्छे से उकेरा है। अ, जी धन्यवाद। एक और कविता अगर हो जाए तो यात्रा पर। यात्रा पे, हाँ, यात्रा पे तो आपने क्योंकि कहा कि नीचे वह इतना समय नहीं है। नीचे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं और सबकी यही फरमाइश है कि एक और, एक और। अच्छा, एक है तो मुझे वो देखनी पड़ेगी। शायद मिल भी जाए। मैं यहाँ कुछ कमेंट पढ़ दूं। मिल गई, मिल गई। हाँ, आप पढ़ हाँ, सकते हैं। कमेंट्स मैं आ रहा था, यू आर ब्रिंगिंग द हाँ, ब्यूटी ऑफ आर यूनेस्को हेरिटेज साइट खुजराहो टू लाइफ। थैंक यू पारुल जी, बहुत शुक्रिया। ओ, हाँ, लंदन वाली राजेश शर्मा मेरे भाई हैं, वो कह रहे हैं हाँ, लंदन वाली पढ़ दीजिए, लेकिन मैं इटली वाली मुझे मिल गई है भाई। अरे मैं वाह, इटली वाली स्वागत पढ़ है, देती हूँ। स्वागत है। क्योंकि इटली बहुत ही भी प्रासंगिक है। जब मैं घूमने गई तो इटली का कोई हो जिसने इटली देखा हो तो वाकई उसको लगेगा। खैर मैं पढ़ देती हूँ। पानी पे बसा स्वागत है। वेनिस, रोम का वेटिकन सिटी, और ग्रीक सभ्यता का कोलोजियम, फ्लोरेंस की पुरातन चर्चें, जो वहां चर्चेज बहुत हैं, पीजा की झुकती मीनार, और इटली के मिलानों को जोड़ती अत्याधुनिक सड़कें और सुरंगें। वहां का क्या जो बात। एक दृश्य है वो ये सब है कि पानी पे बसा वेनिस, रोम की का वेटिकन सिटी, ग्रीक सभ्यता का कोलोजियम, फ्लोरेंस की पुरातन चर्चें, पीसा की झुकती मीनार, और इटली के मिलानों को जोड़ती अत्याधुनिक सड़कें और सुरंगें, और इनके दोनों ओर फैले करीनेदार खेत। इनके क्या बीच अब बात है। भी खड़े हैं सैकड़ों वर्षों से बोनसाई वृक्ष, छतरी सा तने सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते, और खंडहर नुमा पुरातन मकान। दोनों चीजें एक साथ दिखती है वहां पे, खंडहर नुमा पुरातन मकान और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बड़े भी बड़े मैं बिल्डिंग। देखती हूँ। हाँ, दोनों है। मैं देखती हूँ इनके इतिहास के दुखद क्षणों को, और टूटती सभ्यताओं से इतर प्रेम के सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में, जब माइकल एंजिलो ने किले और चर्चों की दीवारों पर रंग दी थी अपनी भविष्य वक्ता कल्पनाएं। उनपे जो पेंटिंग्स है ना, वो चित्र भविष्य जो वक्ता बनाए गए। चित्र हैं। वो मतलब जैसे जो आज होने वाला है वो उस समय उकेरा गए हैं। बड़ी भविष्य हैरानी को की बात बताने है। वाले चित्र। बताने वाले चित्र वो हैं कि ऐसा होगा। तो ये एक गजब बात है वहां। तो इनके इतिहास के दुखद क्षण और टूटती सभ्यताओं से इतर प्रेम के सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में, जब माइकल एंजिलो ने किले और चर्चों के अंदर की दीवारों पर रंग दी थी अपनी भविष्यवक्ता कल्पनाएं, मानव जाति के उद्गम से अंत तक की यात्रा, अच्छाई और बुराई का कभी न मिलने वाली दो उंगलियों वाला सर्वविदित चित्र। एक चित्र है दो उंगलियां जिसमें मिल रही हैं, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाती। और बहुत ही सजीव वेनिस वर्णन। की गलियों में और वेनिस की गलियों में जहां अब भी गाए जाते हैं रोमियो जूलियट के किस्से, प्रेम सनातन सार्वकालिक है। बहुत तो खूब। ये अ, शुक्रिया। मुझे यहाँ कमेंट पढ़ने को मिल रहे थे, लोगों ने लिखा हुआ था कि बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब, एकदम सजीव वर्णन। और हाँ, निश्चित तौर पे कहूँ कि अच्छा। जिस तरह आपने बताया कि आपने यात्रा पर कविताएं लिखी हैं, तो ये कविताएं निश्चित तौर पे मैं खुद भी सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मैं खुद यात्रा कर रहा हूँ। एक एक चीजें ऐसे बताई जा रही हैं जो एकदम सजीव लग रही हैं, लग ही नहीं रही हैं कि कहीं वो मेरे आंखों के सामने न हो या मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूँ। जी, इतना सुंदर धन्यवाद। वर्णन आपने इतनी फरमाइश मानी, सच में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं कुछ एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि जी जैसा हमें ज्ञात है आप राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। जी ऐसे में लेखन के संदर्भ में जी आपको किस तरह की चुनौतियों का करना पड़ता है, एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के कारण लेखन के अ, संदर्भ में चुनौतियां। देखिए, मैं जो है ना, लेखन और राजनीति दोनों को अलग रखती हूँ। पहली बात तो ये है, वो ऐसे अलग रखती हूँ क्योंकि पति राजनीति में है और वो अपना उनका कर्म क्षेत्र है, और मेरा कर्म क्षेत्र अलग है। मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूँ, और लिखने पढ़ना साहित्य में मेरा
इस तरफ जो दूसरी तरफ एक रहता है। बाकी ये है कि मुझे कभी किसी ने चुनौती क्या मुझे कभी मेरे पति ने या किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मतलब राजनीतिक परिवार से हो तो तुम लिख क्यों रही हो, ऐसा कभी नहीं कहा। बल्कि बहुत मुझे खूब। हमेशा प्रोत्साहन ही दिया है कि तुम लिख रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, लिखती रहो। तो मुझे ऐसी कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि और उधर से मेरे पिताजी ने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया था। मेरे घर में भी सबने मुझे हमेशा कहा था कि आप लिखती हो ना, लिखती रहा करो। तो बस माँ को होता था कि घर के काम भी सीख लिया करो तो थोड़ा सा माँ वो रहती थी, लेकिन जब पिताजी देखते थे कि अच्छा कुछ लिख रही है, तो मैं लिखती लिखती रहती थी कुछ ना कुछ, लंबे लंबे आंसर्स आंसर्स है तो वो लंबे होंगे। चिट्ठियां होती हैं तो वो लंबी होती थी। उस समय अपनी सहेलियों को जब चिट्ठी लिखती थी, तो उस समय तो लिखने का यही था। डायरी होती थी तो डायरी भी लिख लिया करती थी, तो लिखती रहती थी। तो पिताजी कहते थे कि इसको लिखने दो, कोई बात नहीं, ये लिख रही है। तो बाद में मेरी माँ ने भी कहना शुरू किया कि चलो लिख रही है तो फिर जब मुझे पहली बार मेरी किताब छपी, तो मैंने उस समय मैंने बड़े गर्व से अपनी माँ को भी बताया, पिताजी को भी कहा कि देखिए पहली बार मेरी कविता की किताब छपी है, और इससे मुझे ना मुझे मुझे पहली बार साहित्य अकादमी से 11,000 रुपए मिले थे। तो मैंने इतनी खुशी से बताया कि मम्मी आज मैंने अपने लेखन के बल पे 11,000 रुपए जीते हैं, सोच सकती हैं आप। तो कहती है वाह बहुत अच्छा। उसे मैं टीचर बन चुकी थी, लेकिन मुझे वो उस 11,000 की जो खुशी थी वो मुझे मतलब और मतलब वो मेरा इतना पारिश्रमिक कह लो, रिवार्ड कह लो, मैं बहुत खुश थी उस दिन। मैंने तब बताया कि देखो लिखने से पैसे मिलते हैं, आप ये मत सोचो कि पैसे नहीं मिलते। तो वो खुश थी। तो उस तो राजनीति ने मतलब मुझे ऐसे कुछ नहीं है, जहां जहां पे होता होगा वो उनके लिए चुनौतियां भी होती होंगी। चुनौती यही है कि समय की कमी होती है। क्योंकि अच्छा। क्या होता है कि बहुत लोगों का आना जाना घर में रहता है। राजनीतिक परिवार में मेरे पति 6 मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे हैं, तो वहाँ घर पूरा भरा रहता था, रिश्तेदारों से भी और लोग आने जाने वालों से, कार्यकर्ताओं से भी और क्षेत्र के लोगों से भी। तो उस समय आप अपने आप को समय उस समय लिखने में नहीं दे पाते, क्योंकि आपको वो बाकी सारे काम भी पूरे करने होते हैं, बच्चे भी हैं घर में और रिश्तेदारों से तो घर भरा रहता था। तो फिर वो तब ये कमी जरूर होती थी कि मुझे समय नहीं मिलता था लिखने का। तो अ, अब ठीक है, फिर भी लिखती थी आ, थोड़ा थोड़ा। आपको सुनकर पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं जी उस प्रथम प्रकाशित पुस्तक के लिए। यहाँ जी पर दर्शकों शुक्रिया। के कमेंट आ रहे हैं कि एक बार आप उस पुस्तक का नाम बता दें। पानी साहित्य प्यार अकादमी अभी दिखाया पुरस्कार। था मैंने, ये अच्छा। रही यही है वो। ओके। तो पानी प्यार मैम की पुस्तक हाँ है, जैसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। जी, साहित्य अकादमी साहित्य ने अकादमी ने इस प्रकाशित किया है। प्रकाशित किया और और इनाम भी मुझे भेजा था कि इस ये पर मतलब हाँ, इस पर जी 11,000 का उस समय जी पुरस्कार भी मैम को प्राप्त हुआ है। मैम आपको इसके लिए बधाई। जी फिर भी धन्यवाद। आप बहुत दिनों से तो है ही हैं इस राजनीतिक गलियारे में। और जैसे आपने बताया कि समय की कमी होती है, लिख नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं हो, मन में विचार हो और समय नहीं है। तो ऐसे में उसको कैसे प्रबंधित करती हैं, कैसे वो हमारे सामने कविताओं के रूप में या गजल या कहानियों के रूप में जो हमें मिलता है, कैसे आप उसको प्रबंधित करती हैं। और उससे पहले मैं एक और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा जी प्रसिद्ध राजनेता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, कि उनकी तरफ से जी आपको हमेशा प्रोत्साहन मिला हुआ है। क्योंकि जी उसी प्रोत्साहन के कारण आज हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं और जितना आनंदित हो पा रहे हैं, ये उसी प्रोत्साहन का परिणाम स्वरूप है। यहाँ से, जी, इस मंच मैं भी से। उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो सच में बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर लिखा है तो सुनाना भी आना चाहिए। और आपको इसे गे शैली में भी कीजिए, तरन्नुम में भी सुनाइए, और मंच पे बोलना आना चाहिए। मतलब इस सारी ये सारी जो ट्रेनिंग होती है वो बोल रहे होते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो। अब ये यहाँ पे, और बल्कि इतना ही नहीं, वो जहाँ पे गलती होती है उसको भी पकड़ते हैं कि आपने ये ओह, यहाँ पे जो है ना क्या इस बात। शब्द को का उच्चारण आपने सही नहीं किया। तो वो उच्चारण पे भी ध्यान अद्भुत। दे देते हैं, कहते हैं देखो ये शब्द को, इस लफ्ज को ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, और इसे इस तरह से। और मैं जब मुझे याद है जब मैं पहली बार एक स्पीच देने जा रही थी स्कूल में ही, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। 15 अगस्त पे बोलना था मुझे, मेरी प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि आपको बोलना है। तो मैं तो उससे पहले बोली नहीं थी, मुझे बड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि बताइए मुझे दे दिया, मैं कैसे करूं ये वो। मैंने स्पीच लिख तो ली है लेकिन मैं बोल नहीं सकती।
तो उन्होंने कहा कि डरना क्या है, मतलब पूरा प्रोत्साहन देते थे, डरने की क्या बात है। आप सामने ये सोचिए कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपके सामने जो बैठे हैं वो, जो जितने भी श्रोता हैं वो उन सब से आप ही ज्यादा समझदार हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास भरिए और अपना बिल्कुल बिंदास बोलते जाइए। आपको सोचना ही नहीं है कि आपने, मतलब इतना पूरा भर के भेजे थे कि ऐसे। और उससे पहले ये ट्रेनिंग मेरे पिताजी मुझे दिया करते थे। तो जब ये शिक्षिका वाली जो नौकरी होती है, इसमें भी इंटरव्यूज होते हैं, तो इस उस समय मुझे डर लग रहा था, तो मेरे पिताजी रोज मुझसे ये रिहर्सल करवाते थे। अच्छा, मैं हूँ तुम्हारे जो है ना, मैं परीक्षक हूँ, मैं बैठा हूँ, तुम किस तरह से एंटर करोगी और क्या बोलोगी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। और इंटरव्यू में, क्योंकि पास तो होना जरूरी था, नहीं तो हम टीचर कैसे बन सकते थे। तो वो मेरे फादर बिल्कुल। इसमें रोज ट्रेनिंग देते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अब बैठ के याद करती तो मुझे लगता है देखो किस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया। और पतिदेव भी इस तरह ही करते हैं कि बीच बीच में आ जाते हैं, जब जहाँ देखते हैं बाद में देखते हैं ये वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो बाद में जब भी देखेंगे तो वो उनको कुछ कमी लगेगी तो वो बताएंगे। और हमेशा देख करके मुझे कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, और ये जो भी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक सिखाने वाला उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के तरफ से मैं श्री शाहनवाज हुसैन सर को धन्यवाद ज्ञापन तो करता ही हूँ, और साथ में उम्मीद करता हूँ कि सर अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो देखिए किस तरह से मैम ने आपकी प्रेरणा को जन तक पहुंचाया है। यानी आपकी कही गई बातों से सिर्फ मैम ही प्रेरित नहीं हो रही हैं, इनफैक्ट बहुत जो सारे लोग इस लोगों कार्यक्रम को को देख रहे हैं उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। और इस मंच की तरफ से आपको नमस्कार, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे मैम, इसी में एक और हाँ, है केशव कि जी लिख रहे हैं केशव सर भी लिख रहे हैं कि कि सर के लिए क्या लिखा है। सर के लिए बिल्कुल तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, मतलब वो तो एक हो जाए। वही एक आधार कविताओं का आधार वही है। और उनके लिए तो बहुत सारी अ, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद, स्वागत है सर आपका इसको इस तो रखिए कार्यक्रम ना। में। जी मैं आ गया हूँ, बहुत अच्छा बेटा एक कार्यक्रम है। मिनट। आपको बहुत 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 शुक्रिया। कार्यक्रम में बहुत बहुत सिर्फ स्वागत एंट्री है। इतनी दे दी है मैंने, बिल्कुल। और मैं आपके इसमें ज्यादा इंटरफेयर बाई नहीं करना। चांस आ गए। अभी मैं सोच रही थी कि कहीं निकले हुए थे आसपास ही, तो वो, फिर नहीं थे यहाँ पे, लेकिन अभी बाई चांस आ गए हैं। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आप ही की तारीफ हो रही थी कि अच्छा, नहीं, आप मुझे हम सिखाते हैं। सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं सर, हम सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अक्सर होता नहीं है कि इतना समय हो, बट आज आप इस कार्यक्रम में हैं, आपको देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार ही कमेंट्स आ रहे हैं। मैम, आपसे निवेदन है, सर भी साथ है, कि सर पर आप कविता सुनाएं, जो भी आपने सर के लिए लिखी हुई है। और सर के लिए तो बहुत ही सारी है। मुझे मुझे वो, लगता है गजल है आपकी कोई बड़ी ही प्रसिद्ध, सर के लिए अगर वो हो हाँ जाए तो। उनकी तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी गाई है, वो मैं आपको सुना देती, उसकी दो पंक्तियां मैं सुना देती हूँ, ठीक है? या फिर दो ही मैं निकाल नहीं। लूं क्योंकि अच्छा, ठीक है। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ। उसका एक गजल है, उसका मतलब इस तरह है, तरन्नुम से सुना देती हूँ क्योंकि इनको वो बिल्कुल, पसंद है। मैं कहने इसके बाद वाला था। आपकी वाली। मैं इनको कहने एक मेरी वाला था। गजल पसंद है, वो मैं इसके बाद सुनाती हूँ, क्योंकि ये इन पर है, इसलिए मैं पहले सुना देती हूँ। बिल्कुल स्वागत है मोम। पत्ता जब भी कोई गिरा होगा, याद उसने तभी किया होगा। पत्ता जब भी मनचली हो गई हवाओं को, मनचली हो गई हवाओं को, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा। रंजिशें हो गई थी दुनिया से, रंजिशें हो गई थी
दुनिया से उससे इकरार जब हुआ होगा, उससे इकरार जब हुआ होगा। और कुछ ये काजल की लकीरों के बारे में क्या कहते हैं। स्वागत है। तेरे काजल की इन लकीरों ने, तेरे काजल की इन लकीरों ने रंग शामों में भर दिया होगा, रंग शामों में भर दिया होगा। और एक शेर और इसका पेश कर देती हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। स्वागत है। मेरे चेहरे पे जो पढ़ा वाह, तुमने, क्या मेरे बात। चेहरे पे जो पढ़ा तुमने, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा। पत्ता जब भी कोई गिरा होगा, याद उसने तभी किया होगा। ये बस लंबी गजल है, बहुत लेकिन खूब, बहुत खूब। यहाँ नीचे शुक्रिया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत वाहवाही हो रही है। और एक चीज धन्यवाद। सभी तक पहुंची, मैंने भी सुना, हालांकि मैंने पहले भी सुना हुआ है, जो आपकी मधुर आवाज लोगों तक पहुंची, इसके लिए कार्यक्रम जी, की तरफ से एक बार फिर से आपको धन्यवाद है। और धन्यवाद। सर को तो बारंबार नमस्कार और धन्यवाद रहेगा